अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर एमबीबीएस बायोकेमिस्ट्री सत्यनारायण बुक से हम लोग चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं, न्यूक्लिक एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड। और मुझे मालूम है कि काफ़ी वक्त से इसके ऊपर जो है कोई वीडियो बनाई नहीं, गायब थी मैं। लेकिन खैर आप लोग भी जानते हैं कि मसरूफियात होती हैं और एग्ज़ाम सीज़न वगैरह चल रहा है, पर लेकिन मैं अब ट्राई करूँगी कि आगे इंशाल्लाह वीडियोस वगैरह आती रहें और मैं आप लोगों का ये चैप्टर लिपिड वाला ये इंशाल्लाह ट्राई करूँगी कि मैं कंप्लीट करवा दूँ, ठीक है। तो अब ये है कि यहाँ पे ना सबसे पहले है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ये सारा का सारा हम लोगों ने डीएनए के बारे में एफएससी लेवल पे पढ़ा हुआ है, तो जहाँ पे थोड़ी डिटेल में जाने की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ मैं चली जाऊँगी। अदरवाइज़ हम लोग सुपरफिशियली इसको देखते हैं। स्ट्रक्चर के अंदर क्या है कि देखिए डीएनए जो है वो एक पॉलीमर है, ठीक है, जैसे प्रोटीन होते हैं। अब प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलकर बनते हैं, तो सेम फॉर डीएनए जो होंगे वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनेंगे। तो डीएनए एक पॉलीमर है और उसके अंदर जो उसके मोनोमर्स होते हैं वो होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। लेकिन न्यूक्लियोटाइड्स भी कौन से, वो जो डीएनए के अंदर होंगे, तो उनको हम लोग डीऑक्सी करके डिफ्रेंशिएट कर देते हैं आरएनए के न्यूक्लियोटाइड से। तो ये डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स मिलते हैं और मिलकर बना देते हैं पॉलीमर, जिसको हम कहते हैं डीएनए, ठीक है। अब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड में हमें कौन कौन से मिल जाते हैं, उनके अंदर आता है डीऑक्सी एडेनाइलेट, ठीक है, जिसे हम डीएएमपी कहते हैं। फिर उसके बाद जो है इसके अंदर आ जाता है, उसके बाद इसके अंदर आ जाता है डीऑक्सी ग्वानाइलेट, ठीक है, जिसे हम डीजीएमपी कहते हैं, डीऑक्सीसाइटिडाइलेट, डीसीएमपी एंड डीऑक्सीथाइमिडाइलेट, डीटीएमपी। अब फर्दर यहाँ पे बताया हुआ है, मतलब ये सिंपली क्या है, ग्वानिन है तो उसने बना दिया डीऑक्सी ग्वानाइलेट, और साइटोसिन उसने बना दिया डीऑक्सीसाइटिडाइलेट। तो इस तरीके से ये न्यूक्लियोटाइड्स बना दिए रिस्पेक्टिव नाइट्रोजनस बेसिस ने। अब बताया हुआ है यहाँ पे थोड़ा सा आगे लिखा हुआ है कि अगर जी थायमीन का बना होता है, उसे अगर हम लोग सिर्फ थायमिडाइलेट कहें बजाय इसके कि हम डीऑक्सी लगाएं, तो कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि थायमीन तो इंडिविजुअली हमें बताता है कि वो सिर्फ डीएनए से बिलोंग करता है। तो बाकी तो अगर देखें मैं ग्वानिन का नाम लूँगी तो आप सोच सकते हैं कि ये तो आरएनए का न्यूक्लियोटाइड है कि डीएनए का है। तो हम लोग डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो है ना डीऑक्सी लगा देते हैं ग्वानिन के साथ, साइटोसिन के साथ, एडेनिन के साथ। लेकिन बाकी थायमीन तो हमें पता है कि सिर्फ डीएनए में होगा, तो वहाँ पे हम लोग ना भी लगाएं तो खैर चलता है। स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। अब स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन जो है ना, ये इस फॉर्म के अंदर जो हम लोग करते हैं, इसके बारे में कुछ जो है ना बेसिक्स बताए हुए हैं। तो सबसे पहले ये बताया हुआ है कि हमने न्यूक्लियोटाइड्स पढ़ लिए, न्यूक्लियोटाइड्स 4 आ गए। अब वो जाहिर सी बात है कंबाइन करेंगे तभी तो पॉलीमर बनेगा। तो उनकी कॉम्बिनेशन कैसे होती है? बाय बॉन्डिंग। तो जो है जैसे प्रोटीन्स के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड आ जाता है अमाइनो एसिड को जोड़ने के लिए, तो यहाँ पर भी बॉन्ड आ जाता है, जिसे हम लोग फॉस्फोडाइस्टर ब्रिज कहते हैं या फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं। और ये ना फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है किसके दरमियान में, जो दो न्यूक्लियोटाइड के पास उनके फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं ना, उनके बीच में होता है। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखें कि ये ना मैंने एक ले लिया, ये न्यूक्लियोटाइड हो गया, ठीक है, ये बेस हो गया, ये शुगर हो गई, ये फॉस्फेट हो गया, और ये दूसरा नीचे इसके जो है न्यूक्लियोटाइड हो गया। ये इसका न्यूक्लियोटाइड का बेस, शुगर और ये फॉस्फेट बॉन्ड। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये फॉस्फेट बॉन्ड है दूसरे बेस का और ये फर्स्ट बेस का है, न्यूक्लियोटाइड का, सॉरी। अब इन दोनों के बीच में ना ये है 5 नंबर, ठीक है, ये रहा 5 नंबर, और ये है 3 नंबर। यहाँ पे ये देखें, ये मैंने डिफरेंशिएट करके आपको मार्क किया है। अब 5 और 3 के बीच में ना क्या हो रहा है कि यहाँ पे बन रहा है बॉन्ड, तो इस बॉन्ड को हम कहते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। और 3 और 5 जो है डैश बताया हुआ है, डैश मतलब कि ये शुगर के कार्बन नंबर को डिनोट किया हुआ है कि नीचे वाली जो न्यूक्लियोटाइड है उसके अंदर जो शुगर का कार्बन है वो 5 नंबर कार्बन है, और ऊपर वाला जो हमें न्यूक्लियोटाइड बताया हुआ है उसके अंदर जो शुगर है उसका 3rd नंबर जो है कार्बन है। तो हमने ये बात पहले पढ़ी थी कि 5 नंबर के ऊपर जो फॉस्फेट ग्रुप होता है वो अटैच करता है शुगर के साथ 5 नंबर कार्बन पे। रियली 3 के साथ भी करता है, लेकिन मोस्टली 5 के साथ करता है, तो हम लोग 5 को ही वो लेते हैं अकाउंट के अंदर। तो अब क्या होगा कि 5 के साथ तो पहले ही किया हुआ है, तो जब बॉन्डिंग बनेगी तो ये नीचे से ऊपर बनना शुरू होगी। मतलब देखें 5 है ना, इसके साथ तो ये हमें मिल गया, ये हमें न्यूक्लियोटाइड मिल गया, मतलब न्यूक्लियोटाइड इस स्टेट में हमें मिल गया, इस स्टेट में मिल गया। अब क्या होगा कि यहाँ पे इनको जोड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो नेचुरल स्टेट में हमें मिल रहा है वहाँ पे हम लोग 5 से लेकर 3 तक बॉन्डिंग बना देंगे। सब में ऐसे करते जाएंगे। देखिए नीचे भी दिखाया हुआ है कि 5 से लेकर 3 तक बॉन्डिंग बना दी, फिर 5 से लेकर 3 तक बॉन्डिंग बना दी, तो इस तरीके से ये जुड़े हुए होते हैं। खैर इसमें कोई फारसी नहीं लिखी हुई। अब उसके बाद बताया हुआ है कि डीएनए आरएनए का स्ट्रक्चर जो है वो शॉर्ट हैंड फॉर्म के अंदर भी हम लोग करते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन इंडिकेट द, अच्छा ये चीज़ मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, खैर ये कोई इतनी काम की चीज़ है नहीं। यहाँ पे देखें आपकी ये 1 डैश से लेकर 3 डैश तक एक लाइन लगी हुई है, इसको हम कहते हैं कि ये शुगर हमें बताती है, ठीक है। फिर उसके बाद 3 के बाद 5 के बीच में एक छोटी लाइन लगी हुई है हॉरिजॉन्टल, तो ये हम बताते हैं कि ये हमें बता रहे हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के बारे में, और ऊपर फॉस्फेट तो पी से बता ही रहा है। तो ये हो गया बेस, ये होगी इतनी 1 से लेकर 3 तक शुगर, फिर उसके बाद फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के बारे में बताया हुआ है, तो इसमें यही चीज़ लिखी हुई है। फिर चार्गफ रूल है, अच्छा ये चार्गफ रूल है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे हम पढ़ते हैं। चार्गफ रूल ऑफ डीएनए कंपोजिशन, कि डीएनए बनता कैसे है, उसमें चार्गफ ने कुछ बताया था, रूल बनाए थे। तो
उनको पढ़ते हैं। चारकफ ने क्या बताया था 1940 के अंदर, उसने भाई कुछ डिस्कवरीज वगैरह क्वांटिटेटिव एनालाइजेशन की, डीएनए वगैरह की, ये वो करके फिर वो पहुंचा एक नतीजे के ऊपर। वो ये था कि डीएनए में जब जितने भी उसने अपनी एनालिसिस थी ना, उसमें उसने देखा कि जितने उसके पास डीएनए थे ना, उन सब के अंदर जितने एडेनिन थे उतने उसको थाइमीन मिल रहे थे, और जितने उसके पास उसको ग्वानिन मिल रहे थे ना, उतने साइटोसिन मिल रहे थे। मतलब एडेनिन बराबर है थाइमीन के, और जो ग्वानिन बराबर है ना, वो साइटोसिन के उसको मिल रहे थे। तो उसने एक बात जिस बात का उसने अंदाज़ा लगाया, वो बात ये थी कि डीएनए के अंदर एडेनिन थाइमिन के बराबर है और ग्वानिन साइटोसिन के बराबर है। तो वो एक रूल पर आया जिसको उसने नाम दिया चारकफ रूल, और उसके अंदर उसने ये कहा कि मोलर इक्वलेंस बिटवीन द प्यूरिन एंड पायरिमिडीन। अब देखा जाए तो एडेनिन एक है प्यूरिन और ग्वानिन भी प्यूरिन है, तो एडेनिन बराबर है थाइमिन के यानी पायरिमिडीन के, और यहाँ पे ग्वानिन जो प्यूरिन है वो बराबर है साइटोसिन के जो कि एक पायरिमिडीन है। तो अल्टीमेटली ये हो रहा है कि प्यूरिन्स बराबर हो रहे हैं पायरिमिडीन के। तो भाई चारकफ ने ये कहा कि अपना रूल दिया, उसमें उसने कहा कि भाई मोलर इक्विवेलेंस होती है, मतलब मोल वाइज जो है ना जो प्यूरिन है वो पायरिमिडीन के बराबर आ रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है ये एक पॉलीमर है ना, तो यहाँ हम लोग मोलर क्वांटिटीज़ देते हैं। अब क्या हुआ कि चारकफ ने रूल बनाया, और मतलब उस वक्त तो ये इतना कुछ इंपॉर्टेंट हुआ नहीं, ना कोई लोगों ने इसके बारे में इतना इसको कोई पजीराई दी, ना कोई अप्रिसिएशन हुई। लेकिन उसके अलावा क्या हुआ कि बाद में फिर इसको काफ़ी वो मिला, जो है ना यहाँ पे लिखा हुआ है कि बाद में सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड आरएनए विच आर यूजुअली सिंगल हैंडेड। अच्छा, फिर ये है कि मतलब बाद में जब एग्जैक्टली हमें जो है ना डीएनए का स्ट्रक्चर वगैरह पता लगा ना, उसके बाद चारकफ के रूल को काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएशन मिली थी, लेकिन पहले इतने ज़्यादा जो है सिग्निफिकेंस नहीं थी इसकी। ये चीज़ क्यों थी ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन अब ये चीज़ बताती हूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है और आरएनए जो है ना, वो चारकफ रूल को फॉलो नहीं करेंगे। भाई कैसे करेंगे? वो तो डबल स्ट्रैंडेड के लिए बनाया गया ना, क्योंकि डबल स्ट्रैंडेड के अंदर ही कॉम्प्लीमेंट्री एडेनिन जो है वो थाइमिन के साथ बाइंड करेगा, ग्वानिन जो है वो साइटोसिन के साथ करेगा। मतलब अगर एक सिंगल स्ट्रैंडेड है तो उसमें तो ये सारे के सारे इस तरीके से आ रहे होंगे ना, तो इनके पास हमारे पास कोई कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड नहीं है जिसके अंदर हम लोग बराबरी कर सकें। तो सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर्स के ऊपर ये फॉलो नहीं होगा रूल, लेकिन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के ऊपर भी होगा, आरएनए के ऊपर भी होगा, तो इनके अंदर चारकफ रूल होगा ही होगा। अब डीएनए डबल हेलिक्स के बारे में कुछ बातें बताई हुई हैं। डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने 1953 के अंदर ये डिस्कवरीज की थी, मतलब डीएनए के ऊपर उन्होंने पढ़ाई की, उनको पता लगा कि ये एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। और ये वाटसन साहब, इनकी तो अभी कुछ दिन पहले ही डेथ हुई है। इनको 1962 में मिला था नोबेल प्राइज़ के लिए, और उसके बाद इन्होंने कुछ जो है मतलब यहाँ सिर्फ तारीफ लिखी हुई है कि माइलस्टोन है मॉडर्न बायोलॉजी में ये वो। तो इन्होंने फिर बताया कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, और उसके अलावा इनका जो स्ट्रक्चर था ना वो बी डीएनए था। ठीक है, बी डीएनए और ए डीएनए, इनके ना क्या फ़र्क होता है ये मैं आपको बताती हूँ। अब इन्होंने मतलब एक जो है अपना स्टडी की, तो इनका उसके अंदर ना इनको ये भाई स्ट्रक्चर ऐसे था कुछ, हाँ शायद ऐसे ही होता है ना, पता नहीं क्या बनाया मैंने, नहीं एक सेकेंड। तो ये इस तरीके से करके ये स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, और इन लोगों ने ऐसे स्ट्रक्चर वगैरह देखा, फिर उसके अंदर इन लोगों ने कुछ बातें नोट की और फिर उनको इन्होंने पॉइंट्स की फॉर्म में लिख दिया। अब इन्होंने बताया कि डीएनए जो है वो राइट हैंडेड, जो डीएनए इन्होंने स्टडी किया था ना वो राइट हैंडेड डबल हेलिक्स था। ठीक है, ये डबल हेलिक्स बना हुआ है और उसके अंदर वो राइट हैंडेडली उसके टर्न्स जो थे ना वो राइट हैंडेड थे। ये टर्न्स वगैरह का मैंने आपको प्रोटीन के स्ट्रक्चर में बताया था कि कैसे टर्न्स होते हैं। फिर क्या बताया हुआ है कि उसके अंदर 2 पॉली डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड चेन्स होती हैं, तो एक चेन ये हो गई, एक चेन ये हो गई, भाई ये भी समझ आ गया हमें। और उनका एक कॉमन एक्सिस होता है, मतलब बीच में ये एक एक्सिस है और उसके इर्द गिर्द जो है वो दोनों की दोनों चेन्स होंगी। फिर सेकंड पॉइंट इन्होंने ये बताया कि ये एंटी पैरेलल होती हैं, मतलब अगर एक जो है वो 5 to 3 डायरेक्शन में जाएगी तो दूसरी 3 to 5 डायरेक्शन में होगी। अभी होता क्या है ये मैं आपको बताती हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, अब आप लोग वेट करें। हाँ, यहाँ पे देखें कि ये है एक स्ट्रैंड है, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है। ठीक है, ये स्ट्रैंड जा रही है और 3, तो स्ट्रैंड 5 to 3 डायरेक्शन में, और सेकंड स्ट्रैंड जो है वो 3 और 3 से लेके वो जा रही है, ठीक है, ये 5 डायरेक्शन में। तो दोनों स्ट्रैंड देखें एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो एंटी पैरेलल डायरेक्शन के अंदर होती हैं। सेम फॉर जो है इसकी शॉर्ट हैंड नोटेशन दी हुई है। फिर बताया हुआ है जो इन्होंने स्ट्रक्चर देखा था उसके अंदर इन्होंने क्या चीज़ें देखी, 2 तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि पॉली डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड चेन होती है, दूसरा इन्होंने देखा कि एंटी पैरेलल होती है, तीसरा इन्होंने ये देखा कि जो है ना डबल हेलिक्स के बीच में जो डिस्टेंस है ना वो कितना है। डबल हेलिक्स के बीच में जो उनका डायमीटर आ रहा है वो आ रहा है 2.0 नैनोमीटर, मतलब 2 नैनोमीटर का डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में। ठीक है, या जिससे हम लोग कह सकते हैं 20 एंगस्ट्रॉम भी कह सकते हैं। फिर उसके बाद इन्होंने बताया था कि
एक टर्न जो है ना उसके अंदर ईच टर्न ऑफ द हेलिक्स इज 34 एंगस्ट्रॉम विद 10 पेयर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब इसके अंदर इन्होंने क्या बताया, ये सारी बातें हम लोग एफएससी लेवल पे पढ़ चुके हैं कि जो एक टर्न आता है डीएनए हेलिक्स का, उसके अंदर हमारे मतलब यहाँ से लेके ये देखें, ये यहाँ से लेके ये टर्न यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, तो उसके अंदर 3.4 नैनोमीटर जो है इसका डिस्टेंस होगा। इसमें 10 बेस पेयर्स आएंगे और एक बेस पेयर के बीच में जो डिफरेंस होगा वो होगा 3.4 एंगस्ट्रॉम का।